सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत, जहां पर आज हम पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास को। तो अव्ययी भाव समास में भी लगभग हम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे, इतने में इसका विषय पूरा हो जाएगा। आज हमें जो मुख्य विषय पढ़ना है उसमें केंद्र बिंदु में है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, यह सूत्र। इसके हम पूरे को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके प्रथम उदाहरण को पढ़ेंगे जो कि विभक्ति अर्थ का उदाहरण है। तो इसे हम पढ़ेंगे। आप हमें सभी सुन पा रहे होंगे जो कि ऑनलाइन जूम माध्यम से जुड़े हैं। तो अब आगे का पाठ आप श्रवण करिए और जहां कोई प्रश्न हो उसे नोट करिए, पूछिए फिर हमें। तो इस समास को आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से पूर्व, क्योंकि एक ही सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि बहुत बड़ा सूत्र है इस प्रकरण का। वरदराजाचार्य जी ने तो यहाँ ज्यादा समास विधायक सूत्र इस प्रकरण में दिए नहीं है, और अष्टाध्यायी में भी बहुत ज्यादा इस प्रकरण में सूत्र है नहीं, समास करने वाले सूत्र विशेषकर। तो वरदराजाचार्य जी ने भी उसमें से 2 सूत्र उद्धृत कर दिए हैं। अव्ययम विभक्ति यह एक, और आगे चल के आपका नदी भिश्च, इस सूत्र को उधर उद्धृत कर दिया है जो कि समास विधायक है। और बाकी तो इधर इधर उधर के सूत्र ज्यादा हैं, कुछ समासान प्रत्यय विधायक सूत्रों को अंतिम में पढ़ दिया गया है, और बाकी चुटमुट कुछ काम करने के लिए सूत्र हैं। यह इस प्रकरण की कंडीशन है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अधिकार सूत्र का उल्लेख कर रहे हैं वरदराजाचार्य। अष्टाध्यायी में जैसा है, अष्टाध्यायी में अव्ययी भाव समास का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होगा, इस बात को बतलाने के लिए अव्ययी भाव, इस सूत्र का आरंभ वहां पर किया गया। यह अव्ययी भाव अधिकार सूत्र है। अधिकार जो होते हैं वो उत्तर प्रकरण व्यापी होते हैं, जिससे इस सूत्र का भी अधिकार, इसमें जैसा कि अर्थ में लिखा हुआ है साफ साफ कि अधिकारो अयम प्राक तत्पुरुषात्, अर्थात अष्टाध्यायी क्रम में जहां तत्पुरुषात् सूत्र आएगा वहां तक इसका अधिकार जाएगा। तो यह इस सूत्र का अर्थ रहा। और अब इसके अधिकार में आने वाले सूत्रों के द्वारा जो समास का विधान होगा उसकी एक विशेष संज्ञा होगी, और वह आपकी अव्ययी भाव संज्ञा होगी। अव्ययी भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ टीकाकारों ने लिखा है कि अनव्ययम अव्ययम संपद्यते तथा, अर्थात जहां पर अनव्यय पद भी अव्यय संपादित हो जाए। अर्थात इस प्रकरण में एक पद अव्यय रहेगा जो कि पूर्व पद होगा प्रायः ऐसा वो, और दूसरा उत्तर पद राइट हैंड साइड प्लस से वह पद अनव्यय रहेगा। ठीक है, अर्थात अव्यय से भिन्न रहेगा, किंतु समास होने के बाद पूरा पद, जो दोनों पदों के मिलने पर जो एक पद बन जाएगा वो अव्यय बन जाएगा। तो इसलिए अव्ययी भाव, इनका जो नाम है ये यौगिक नाम है भाई। अब यहाँ पर समास विधायक सूत्र का उल्लेख कर रहे हैं। अव्ययम, तो ये सूत्र लंबा है भैया, थोड़ा पूछा जाता है छात्रों से, गुरुजी लोग पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, जो है आपके जो परीक्षक होते हैं, परीक्षक,
वो इसे पूछते हैं आपसे। तो ये सूत्र याद कर लेना, सूत्रार्थ भी हम बता देंगे। सूत्र में दो पद हैं, अव्ययम इति एकम प्रथमांतम पदम और विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, यह आपका सप्तम यंत पद है। कुल मिलाकर के इस सूत्र में दो पद हैं। सूत्र का अर्थ कुछ ऐसे होता है, विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम। तो विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम से क्या मतलब है? विभक्ति इत्यादि अर्थों में वर्तमान अर्थात विद्यमान जो अव्यय होता है उसका सुबंत, वह सुबंते न सह समस्यते, उसका सुबंते न यानी कि समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो इसके यहाँ पर इस सूत्र ने जो कह दिया है अव्ययम सुबंते न सह समस्यते, तो इससे निश्चित हो गया कि एक साइड इसके अव्यय पद रहेगा और दूसरी साइड कोई समर्थ सुबंत पद रहेगा। इनका समास होना है इस प्रकरण में इस सूत्र के द्वारा। तो अब विभक्ति इत्यादि अर्थ हैं कौन, जिन अर्थों में ये समास होगा? इसकी कंडीशन है, ये समास जो है अव्यय का सुबंत के साथ में जो यहाँ समास विधान किया जा रहा है, वो सबसे पहली बात आप यहाँ फोकस करें कि वो विभक्ति इत्यादि अर्थों में किया जा रहा है। विभक्ति इत्यादि अर्थ हैं कौन से? तो वो अर्थ हैं आपके, विभक्ति से स्टार्ट करिए, विभक्ति इत्यादि अर्थ तो नंबर विभक्ति 1, समीप 2, समृद्धि 3 को इस साइड में हमने लिख दिया है। विभक्ति अर्थ को सब जगह लगा लीजिएगा। विभक्ति के अर्थ में यहाँ समास होता है, समीप अर्थ में होता है, समृद्धि अर्थ में होता है, व्यर्धी अर्थ में होता है। व्यर्धी किसे कहते हैं? जब आप इसको उदाहरण पढ़ाएंगे तब उसको अर्थ भी बताएंगे आप। अर्थाभाव अर्थ में होता है, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, यथा अर्थ में समास होगा। तो यथा अर्थ पे समास होगा, और लेकिन यथा के 4 अर्थ होते हैं। नंबर 1 योग्यता, नंबर 2 वीप्सा, नंबर 3 पदार्थानतिवृत्ति और नंबर 4 सादृश्य। इन अर्थों में समास होगा, जो कि आगे आपको मूलकार खुद ही बताएंगे, बस हमने तो उसका यहाँ व्याख्यान कर दिया है जिससे आप समझें कि यथा के साथ जो समास है वो यथा के साथ साक्षात समास नहीं विधान है, बल्कि यथा के अर्थ जो 4 हैं वहां समास विधान होगा। आनुपूर्व्यम अर्थ में होगा, यहाँ पर भी ये 2 मात्रा लगानी चाहिए थी, एक छूट गई है, तो यौगपद्यम इस अर्थ में समास होगा। सादृश्यम में होगा संपत्ति ही, साकल्यम और अंत। तो इन 16 अर्थों में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र द्वारा समास का विधान किया जा रहा है। ये 16 अर्थों में समास होगा, और किसके पर होगा, किन पदों में, उसके लिए याद यही रखिए, एक साइड में तो अव्यय पद होगा प्लस दूसरे साइड में ये सुबंत पद होगा, तभी ये समास होगा। लेकिन इस समास के विषय में एक कंडीशन कह रहे हैं, यह जो समास होगा तो एक नया पद यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, नित्यम। यह समास नित्य होगा। नित्यम समस्यते, समस्यते का मतलब नित्य समास होगा। समस्यते मतलब समास संज्ञाम लभते, वह नित्य उसकी समास संज्ञा होगी, ये अर्थ है उसका। क्योंकि समास एक संज्ञा है और ये नित्य समास होगा। भैया नित्य का क्या पचड़ा है? तो नित्य यह है, यहां प्रश्न किया कि नित्य समासः कीदृशः, जब नित्य समास होता है उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा होता है? मूलकार ने खुद ही उत्तर लिखा है कि प्रायेण, इन पंक्तियों को आप पढ़ें, यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा। ये 2 पंक्तियां उन्होंने इससे संदर्भ में लिखी हैं। सबसे पहली लिखी है, प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः। नित्य समास जो प्रायः अविग्रह होता है, ठीक है, अविग्रह अर्थात वहां पर विग्रह नहीं होता है प्रायः। और दूसरी बात फिर प्रायः लगा करके कहा, प्रायेण
अस्वपद विग्रहो वा, या फिर अस्वपद, ध्यान रखिएगा, अस्वपद विग्रह वाला ये समास होगा। तो स्वपद और अस्वपद विग्रह क्या है, इनको समझिए मित्रों। विग्रह दो तरीके के आप यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं पूरे समास प्रकरण। एक होते हैं स्वपद विग्रह, दूसरे होते हैं अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह का तात्पर्य क्या है, उसके लिए लिखा है समास घटकई ही पदई ही समार्थ समासार्थस्य वर्णन। समास घटक जो पद होंगे उनके द्वारा समासार्थ का वर्णन स्वपद विग्रह कहा जाता है। शायद आपके थोड़ा कम समझ में आया हो, हम इसे दूसरे तरीके से और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, समास में आप जानते हैं दो पद होते हैं कम से कम। एक तो भैया इस प्लस से पूर्व में कोई पद होगा और एक उत्तर में पद होगा, माने कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दो जगह पद। स्वपद विग्रह वह विग्रह होता है, पहले आप विग्रह तो जानते ही होंगे क्यों, विग्रह की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। विग्रह माने वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, ऐसा वाक्य जो वृत्ति के अर्थ को बतलावे वह विग्रह कहलाता है। तो वृत्त्यर्थावबोधक वाक्य वो विग्रह है। तो मतलब समास वृत्ति के अर्थ को जो बतला रहा है। तो जहां पर समास में दो पद होंगे, पूर्व पद एंड उत्तर पद, तो पूर्व जो पद हो, पूर्व में जो पद हो और उत्तर में जो पद हो, ये दोनों पद आपको विग्रह अवस्था में दिखाई दें। आपको ये विग्रह में दिखाई देने चाहिए, अर्थात विग्रह में ये पद आपको सुनाई भी देने चाहिए। अर्थात जिन दो पदों में आप विग्रह कर रहे हैं, जिन दो पदों में आप समास कर रहे हैं, तो विग्रह में अर्थात जो उनका अर्थ प्रदर्शन किया जा रहा है जिस वाक्य के द्वारा, वही न विग्रह, तो उसमें भी वो पद सुनाई देने चाहिए। ऐसे पद कहे जाते हैं, ऐसा समास कहा जाता है स्वपद विग्रह वाला समास। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आपने आपने जैसे समास किया, क्या आपका समास युक्त पद है राजपुरुषः। अब जब आप इसका करते हैं लौकिक विग्रह, तो लौकिक विग्रह में ये होता है राज्यः पुरुषः, ऐसा होता है ना ये। तो देखिए, समास में राजपद था, वो इस रूप में आपको सुनाई दे रहा है विग्रह वाक्य में। पुरुष पद इस रूप में था, तो इधर भी वो सुनाई दे रहा है, इधर भी। तो अर्थात जो समास में जो पद थे वो विग्रह वाक्य में आपको सुनाई दे रहे हैं। अतः ऐसे विग्रह को कहेंगे मित्रों हम स्वपद विग्रह। आप समझ गए होगे। अब इस वाक्य को भी पढ़ लीजिए। समास घटकई पदई ही समासार्थस्य वर्णनम। समास घटक पदों से जहां समास के अर्थ का वर्णन, उसे कहेंगे हम स्वपद विग्रह। अब आप जानिएगा अस्वपद विग्रह को। अस्वपद विग्रह का उदाहरण तो यहीं पर स्पष्ट है। तो स्वपद जो समझ जाएगा स्वपद, और ना स्वपद इतिहास अस्वपद। ठीक है, ध्यान रखिए मित्रों, यहाँ पर स्व में जो स है ये दंत शकार है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इसे ऐसा समझते हैं कि अस्वपद विग्रह, अश्व माने तो घोड़ा होता है ना, तो घोड़े के पैर से विग्रह, ऐसा कुछ अर्थ शायद वो लगाते होंगे, लेकिन नहीं, ये आपके सुनने की गलती है। तो स्व माने अपने पदों के साथ विग्रह, अस्वपद अर्थात जब अपने पदों के साथ विग्रह नहीं होगी। तो उसी को यहाँ पर लिख दिया है समास अघटकई ही अन्य पदई ही सह समार्थ, सह और लगा दीजिए, सह समासार्थस्य वर्णन। अर्थात जो पद समास के अघटक हों, अर्थात समास के घटक नहीं हो, ऐसे अन्य पदों के साथ जहां समास के अर्थ का वर्णन होता है वो अस्वपद विग्रह कहलाता है। तो
यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास का जो विधान किया जा रहा है विभक्ति इत्यादि अर्थों में, वो उसका नित्य समास का विधान किया जा रहा है। तो नित्य पद, नित्य समास को कैसा करते हैं हम? अस्वपद विग्रह वाला होता है, अर्थात उसका जो विग्रह वाक्य होता है, तो जिन पदों में समास होता है उससे भिन्न पदों के साथ विग्रह किया जाता है। उदाहरण के लिए हम यही ले लेते हैं, यही घटाते हैं। अभी हमें बनाना है अधिहरि, ध्यान दीजिए, अभी हमें रूप बनाना है अधिहरि, ऐसा। तो इस अधिहरि में आपको क्या पद दिखाई दे रहे हैं? अरे अरे विसर्ग नहीं रखने हैं, ये तो मिस्टेक हो गई। चलो अधिहरि ऐसा रहेगा। विसर्गों का यहाँ पर क्या हो जाता है वो ही आपको बताएंगे, वो कांड है, विसर्ग इसलिए नहीं हम लगा रहे। अधिहरि ये समास युक्त पद है, और समास, इस समास के अर्थ को बतलाया किसके द्वारा जा रहा है? हरऊ, इस पद के द्वारा। इसका विग्रह क्या है मित्रों? हरऊ। तो अब देखिए, इस समास में तो आपके हरि यह पद था और हरि ये भी पद था, लेकिन इसके विग्रह में आपको, ये लौकिक विग्रह है इसका, तो हरऊ यह ऐसा ही पद दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा? ये है आपका अस्वपद विग्रह, अर्थात जिन पदों में समास है उनके साथ यहाँ पर विग्रह नहीं दर्शाया जाता है। यहाँ पर विग्रह नहीं दर्शाया जाए उसे कहते हैं नित्य समास। तो नित्य समास का मतलब और आप समझिए थोड़ा और गहराई से, इस तरीके से तो समझ ही गए होंगे प्रायः सुपद विग्रह का। नित्य समास का मतलब हमेशा समास युक्त ही प्रयोग करना है वो। इसलिए जो बात कही प्रायण अविग्रह, आप उसका विग्रह नहीं करोगे, उसको आप कैसे दिखाओगे? हमेशा समास युक्ति दिखाओगे, उसे समास से रहित अर्थात विग्रह अवस्था में अलग अलग नहीं दर्शा सकते हैं। अतः ये जो समास है वो नित्य समास कहा जाता है। और यदि आपको उसका अर्थ समझना ही है तो दूसरी छूट दे दी गई, प्रायण स्वपद विग्रह होगा, या फिर उसका अपने पदों के साथ विग्रह नहीं करे तो दूसरे पदों के साथ उस समास के अर्थ का वर्णन होगा, तो वो अस्वपद विग्रह कहलाएगा। और एक बात याद रहे, हमेशा जब हम यहाँ पर बराबर विग्रह विग्रह की बात कर रहे हैं, वो हम उसके लौकिक विग्रह की बात कर रहे हैं। अलौकिक विग्रह तो होगा ही होगा उनका, लेकिन वो ये स्वपद और अस्वपद विग्रह जो भी कर रहे हैं, या फिर अविग्रह नित्य समास की जो बात कर रहे हैं इधर, वो केवल और केवल लौकिक विग्रह की बात कर रहे हैं, अलौकिक की नहीं। विग्रह के दो भेद होते हैं, लौकिक अलौकिक, हम पहले ही भी बता चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इतनी सारी बातें हो गई आपके लिए याद रखने के लिए हैं। अब आइए थोड़ा अब उदाहरण में प्रवेश किया जाए। इसके बाद का ग्रंथ कहता है विभक्तौ, यहां से लिखा है विभक्तौ। विभक्तौ का मतलब क्या है? अब ये स्टार्ट हो गए। देखो यहाँ अभ्यम विभक्ति में जो विभक्ति समीप, समृद्धि और व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, ये अलग अलग शब्द इसमें दिए गए, थोड़ा संधि होने के कारण ये जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इन अर्थों में समास होता है, उसमें से सबसे पहले अर्थ में समास बता रहे हैं विभक्तौ, विभक्ति अर्थ में समास बता रहे हैं। देखो विभक्ति अर्थ का मतलब क्या है आप ये पहले समझे। विभक्ति आपने 7 विभक्ति पढ़ी, ठीक है, तो क्या उन सभी विभक्तियों के अर्थ में समास होता है क्या? सबसे पहला, उन सभी विभक्तियों के अर्थ में समास नहीं होता है, ऐसा शिष्ट नियम है। बल्कि जो अर्थ समास जिस अर्थ में होता है, जिस विभक्ति के अर्थ में होता है, वो है आपकी 7वें नंबर की विभक्ति। आप जैसे कहते हो अधिकरण, अधिकरण अर्थ में यहाँ पर समास का विधान होता है। ठीक है, ये आप व्याख्या से समझेंगे इसका, और भी अधिकरण अर्थ में ही होता है और में नहीं होता है। इस व्याख्या को आप वहमी व्याख्या में भी देख सकते हैं, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है।
तो विभक्ति अर्थ का उदाहरण लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर लिख रहे हैं वो हरि नी अधि इति स्थिति, अर्थात आपके जो मूलकार है ना वरदराजाचार्य जी, उन्होंने सीधा इसको जो स्टार्ट किया है वो इस बात को मान करके किया है कि प्रायण अविग्रहो नित्य समासा, जो नित्य समास होता है वो विग्रह रहित होता है, ये मान करके उन्होंने लिखा है। तो इसलिए उसका लौकिक विग्रह नहीं दिए हैं भैया वरदराजाचार्य, उसका लौकिक विग्रह दे ही नहीं रहे। उन्होंने डायरेक्ट कहां से इसको स्टार्ट कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया उन्होंने अलौकिक विग्रह से, हरि नी अधि, यहां से उसे आरंभ कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने उसका लौकिक विग्रह नहीं दिया, अलौकिक विग्रह से प्रारंभ किया। अब बाकी जो पंक्ति हैं वो अगले स्लाइड में है, तो हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और आगे की बात समझते हैं। चलिए, यहां पर जब आपकी ये स्थिति हो गई, हरि नी अधि ऐसी स्थिति हो गई, ठीक है, हमने उस स्थिति को आपके सौकर्य के लिए जो मूलकार ने दिया था उसको यहाँ पे भी जोड़ लिया है, हरि नी अधि इति स्थिति। ऐसा यदि आपको लौकिक विग्रह करना है, क्योंकि जो आप कर सकते हो, ग्रंथकार ने वो वैकल्पिक ऑप्शन भी बताया है कि वो अस्वपद विग्रह होगा, तो हमने हरऊ इतने एक पद से भी हमने लौकिक विग्रह किया है, यहाँ पर याद रखना है। तो हरि नी अधि ये स्थिति है, ये आपकी अलौकिक विग्रह की स्थिति है। और अब यहाँ पर आप समास कर लेंगे किस सूत्र द्वारा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र द्वारा आप यहाँ समास करेंगे। ठीक है, तो समास विधायक शास्त्र यहाँ कौन हो गया, सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उस सूत्र के द्वारा समास कर दिया। समास होने के बाद क्या करें, आप हर एक स्टेप को विचारते जाएं। सबसे पहले हमने समास की प्रक्रिया के लिए स्टेप को मॉडिफाई करके वहां से लिख दिया है, सामर्थ्यम विचारणीय, पहले विचार करना है हरि और अधि में सामर्थ्य है कि नहीं, तो यह सामर्थ्य है, इसका लौकिक विग्रह कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जहां पर यदि नित्य समास है तो वहां लौकिक विग्रह ना भी करो तब भी चलेगा। ठीक है, तो लौकिक विग्रह करिए, हमने यहाँ फिर भी अस्वपद लौकिक विग्रह कर लिया। उसके बाद अलौकिक विग्रह किया है हमने, तीसरा स्टेप फॉलो कि हरि नी अधि ऐसी स्थिति हो। फिर क्या है, समासः, आप यहाँ समास करेंगे, तो समास किसके द्वारा करेंगे, आपके लिए सूत्र बता दिया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि द्वारा विभक्ति अर्थ में, विभक्ति मानी कि अधिकरण अर्थ को कहने के लिए यहाँ पर अधि शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये अधिकरण अर्थ में समास का विधान किया जा रहा है। तो जिस विभक्ति के अर्थ में वो सातवीं विभक्ति, तो समास हो गया। समास होने के बाद क्या होगी, तो समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, समास होने के बाद जितने में आप समास करते हो, हमने इतने में समास किया है ना, इतने की क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा, जो लिखा भी है प्रातिपदिक संज्ञा कर ले। तो हरि नी अधि की है प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद एक सूत्र है आपका, शुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। ठीक है, तो शुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र के द्वारा विभक्ति का हो जाता है लुक। ठीक है, विभक्ति का लुक हो जाता है, तो ये नी विभक्ति है, इस विभक्ति का लुक हो जाएगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होते ही विभक्ति का हो जाएगा लोप। तो ये स्थिति बनी आपकी। ठीक है, विभक्ति लोप होने के बाद क्या स्थिति बनी, ये हरि और अधि, ये स्थिति बनी। अब आप यहाँ पर ये थोड़ा देखिए, जो मूलकार हैं वरदराजाचार्य जी, उन्होंने तो हरि नी अधि ऐसी कंडीशन होते ही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र को उद्धृत कर लिया है। और हमने समास करते ही पहले प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति लोप किया है। थोड़ा सा ये प्रक्रिया में हल्का सा अंतर है, इस अंतर को आप पहचाने कि हमने प्रातिपदिक पहले समास संज्ञा होते ही तत्काल प्रातिपदिक संज्ञा की और विभक्ति का लोप कर लिया है, तब हरि अधि ऐसी स्थिति होने पर
हम उपसर्जन संज्ञा का विचार कर रहे हैं। ठीक है, बस हल्का सा अंतर है। तो चलिए, प्रक्रिया में यदि कोई गड़बड़ नहीं हो रही है तो इतना चलेगा। बाकी और किस तरीके से प्रक्रिया इस जगह करनी चाहिए, ये थोड़ा अनुसंदेह है, इसको देखना चाहिए। हमें इस तरीके से लगा तो हम इसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वरदराजाचार्य जी ने लौकिक अलौकिक विग्रह के जस्ट बाद उन्होंने ऊपर एक पीछे पंक्ति लिखी थी, हरि नी अधिस्थिति स्थिते, और फिर लगा दिया है सीधा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह सूत्र। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा यहाँ पर मैं इनके डिस्क्रिप्शन को नहीं लिख पाया हूँ सही। ये उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है और ये उपसर्जन को पूर्व में करने वाला सूत्र है ना। तो इनको मैं बाद में सही करूंगा। अभी आपको प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के अर्थ को ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र के अर्थ में बड़ी ही गड़बड़ी हो जाती है। वह गड़बड़ी ना हो, आप उसे एकदम सही सही घटाना सीख लें। तो आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं। इस सूत्र में 3 पद हैं। प्रथमा निर्दिष्टम इति एकम पदम, समास इति द्वितीयम पदम, उपसर्जनम इति तृतीयम पदम। 3 पद इस सूत्र में है। समास जो पद है, समास जो यहाँ पढ़ा गया है, वह लक्षण या समास शास्त्र, दरअसल ये समासे शब्द है। प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, तो समासे का मतलब समास विधायक शास्त्रे, शास्त्रे यानी कि सूत्रे, लक्षण या ये अर्थ करना है। अर्थात समास विधायक सूत्र में, समासे का मतलब आप वहां मत चले जाना अभी लक्ष्य में, क्योंकि दरअसल जो समास संज्ञा है वो आपकी अलौकिक विग्रह वाक्य में लक्ष्य में होती है। जैसे हरिणी अधि, समास आप इस कंडीशन में कर, तो यहाँ की अभी बात नहीं हो रही है इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि ऐसी जगह पर प्रथमा निर्दिष्ट यदि आप ढूंढोगे तो फंस जाओगे बहुत जगह। इसलिए ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो समास पद है वो लक्षण या समास शास्त्र का, अर्थात समास विधायक सूत्र की तरफ इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करिएगा समास शास्त्रे यानी कि समास विधायक सूत्रे। तो यह हरिणी अधि या समास कौन किया? समास समास विधायक शास्त्र कौन है? अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि, यह है समास विधायक शास्त्र। तो समास विधायक शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले मैं पारंपरिक व्याख्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा पेच है। प्रथमा निर्दिष्टम अर्थात समास विधायक सूत्र में जो पद प्रथमा निर्दिष्ट हो, अर्थात प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट हो, अर्थात जहां प्रथमा विभक्ति हो समास विधायक सूत्र के जिस पद में, है ना, तो निर्दिष्टम, तो यत पदम तद उपसर्जनम स्यात्, उस पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। तो क्या ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए, यानी कि उपसर्जन संज्ञा समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद की कर लें क्या, वहां पर उपसर्जन संज्ञा करेंगे तो उसका कोई फल नहीं है। अतः इसका अर्थ ऐसा किया जाता है कि समास विधायक शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, अर्थात प्रथमांत पद से निर्दिष्ट जो भी शब्द होगा, है ना, और उससे जन्य बोध विषय विषयक जो अर्थ, अर्थात उससे जन्य बोध विषयो यो अर्थ पुत्र लक्ष्य, लक्ष्य में उससे जन्य बोध विषय जो अर्थ होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा की जाती है। इस व्याख्या को समझिए आप। ऐसी व्याख्या देखिए गीता प्रेस के इन टिप्पणकार ने की है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन की। यह आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। शास्त्रीय शैली में इसको ऐसे ही घटाया और समझाया जाता है। तो आप देखिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम की कैसी व्याख्या यहाँ पर ये की गई है समास शास्त्री। इसको अर्थ ऐसे कर रहे हैं ये कि समास संज्ञा विधायक शास्त्र घटक
प्रथमांत पद जन्य बुद्धि विषयो अर्थ उपसर्जन संज्ञा स्यात्, ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर समास शास्त्रे का मतलब क्या है? समास संज्ञा विधायक शास्त्रे, शास्त्र, और प्रथमा निर्दिष्टम का मतलब क्या है? उस शास्त्र घटक प्रथमांत पद जन्य बोध विषय अर्थ, उसका बोध विषय जो अर्थ होगा वो उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर तथा ही, यहीं पर अधिहरी में घटा के बताया है इन्होंने कि समास संज्ञा विधायकम शास्त्र। समास संज्ञा विधायक शास्त्र क्या है? यहाँ पर अधिहरी में अव्ययम विभक्ति, यह सूत्र समास संज्ञा विधायक सूत्र, और उस सूत्र में तद घटकम प्रथमांतम पदम, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में समास घटक प्रथमांत पद क्या है? अव्ययम इति पदम। ठीक है, हम इसे कौन सी जगह घटा रहे हैं? हरि नी अधि में घटा रहे थे ना, तो हरि और नी को एक मिनट ऐसे लिखो, हरि और नी वरदराजाचार्य जी ऐसे में ही घटा रहे हैं, वो अभी विभक्ति का लोप नहीं किए। तो हरि नी अधि ऐसी स्थिति होगी। अब यहाँ पर देखते जाइए ध्यान से, हमने यहाँ पर इस कंडीशन में समास किया है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर समास विधायक सूत्र में, अर्थात समास विधायक सूत्र है यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये पूरा सूत्र। इसमें प्रथमांत पद कहाँ पर है? अव्ययम यहाँ पर है। तो इत्यादि सूत्र घटकम प्रथमांतम पदम अव्ययम इति पदम तदजन्य बोध विषय है, तदजन्य बोध विषय, अर्थात इस प्रथमांत पद के द्वारा प्रथमांत पद से जन्य बोध का विषय है, बोध का विषय, अर्थात ये यहाँ पर अव्ययम में प्रथमा विभक्ति है। तो इस अव्ययम से लक्ष्य में निर्दिष्ट कौन है? ये अधि नाम का अव्यय। ठीक है, तो ये है तदजन्य बोध विषय, अर्थात प्रथमांत पद से जन्य बोध का विषय। तो अव्ययम किसको इंगित कर रहा है? अव्ययम लक्ष्य में स्थित अधि को द्योतित कर रहा है, क्योंकि अधि यहाँ पर अव्यय पद है और हरिणी ये आपका सुबंत पद है। तो अव्ययी भाव समास ऐसे कंडीशन पर तो होता ही है, एक साइड में सुबंत हो सकता है, एक साइड में अव्यय हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? अधि की होती है। क्यों होती है? क्योंकि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र घटक प्रथमांत अव्ययम इस पद से प्रथमा निर्दिष्टम, अर्थात प्रथमा निर्दिष्टम से हो गया तदजन्य बोध विषय, प्रथमांततया निर्दिष्ट जो पद है अव्ययम पद, इससे जन्य बोध का विषय लक्ष्यस्थ अधि होता है। अतः इस अधि का क्या होगा जी? उपसर्जन संज्ञा हो गई। तो उपसर्जन संज्ञा होने पर अधि के प्राक प्रयोग का नियम है, वह आप स्लाइड में देखें, उसकी चर्चा की गई है। यहां पर बताया जा रहा है अब कि जब उपसर्जन संज्ञा हो गई, उपसर्जन संज्ञा किसकी हो गई? अधि इसकी। क्यों? समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम जो होता है वो उपसर्जन हो जाता है। मित्रों, मैं आपको बहुत सारी जगह पर, क्योंकि अब समास तो हम पढ़ ही रहे हैं और उपसर्जन संज्ञा बार बार आई, मैं उन सब जगह पर आपको उपसर्जन संज्ञा के विषय में बताऊंगा कि कैसे कैसे हो रही। आपको उपसर्जन संज्ञा के लिए ख्याल, आपको ध्यान यही रखना है कि सबसे पहले आप देखिए समास विधायक सूत्र कौन है, उस सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद कौन है। और कदाचित ऐसा भी हो सकता है आपको प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद कोई न मिले, लेकिन वहां पर जो यदि अनुवृत्ति से भी लब्ध है कोई ऐसा पद जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, तो तब हम उसको ही पकड़ेंगे।
ठीक है, अन्यथा सब जगह प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट पद मिलेगा ही, और जहां साक्षात पठित नहीं होगा तो वहां अनुवृत्ति के द्वारा लब्ध पद को भी पकड़ा जाता है। तो उपसर्जन संज्ञा जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद होगा, तदजन्य बोध का विषय जो लक्ष्य में होगा, हमें लक्ष्यस्थ की करनी है, ये उपसर्जन संज्ञा। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी तो विचार कर सकते हैं, एक ऐसा विचार माता पुष्पा दीक्षित जी की मैंने पुस्तक में भी पढ़ा। देखो, समास शास्त्री अर्थात समास विधायक सूत्र में प्रथमा प्रथमा निर्दिष्टम को ऐसे लगाइए, उन्होंने जैसा लगाया है कि प्रथमा विभक्ति द्वारा यत निर्दिष्टम है, उन्होंने प्रथमा निर्दिष्टम को प्रथमा विभक्त्या निर्दिष्टम ऐसा कुछ लगाया है। तो अर्थात प्रथमा विभक्ति द्वारा यद निर्दिष्टम, प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट हो। तो जैसे यहाँ पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि है, तो यहाँ पर अव्ययम ये प्रथमांत पद है। प्रथमा विभक्ति के द्वारा क्या निर्दिष्ट है? अव्ययम, इसका अर्थ निर्दिष्ट है। तो ऐसा ये कहाँ देखना है? ये लक्ष्य में देखना है, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। इस तरीके से भी उन्होंने भी घटाया है इसको। उन्होंने तर्जन्य बोध विषय ऐसा ऐसा बीच में नहीं पद डाला है, लेकिन ये निर्दिष्टम पद वैसी व्याख्या कर देगा, ऐसा उनका भाव है। ये आपको शीघ्र बोध व्याकरण में उनका मत देख लेना चाहिए। इस तरीके से भी उन्होंने घटाया। कई सारे छात्र क्या करते हैं यहाँ पर गलती, कि वो प्रथमा निर्दिष्ट को डायरेक्ट इधर देखने लग जाते हैं, सीधे के सीधे लक्ष्य में। लक्ष्य में देखने से काम नहीं चलेगा, उस गलती से बचना है। ठीक है, पहले सूत्र में देखिए और तर्जन्य बोध विषय जो आपको दिखेगा लक्ष्य में, तब उसे करिए। उपसर्जन संज्ञा को हम बार बार पढ़ेंगे, आपको ये हम समझा देंगे, इसमें बहुत दिक्कत होती है छात्रों को। तो चलिए, हम समझ गए कि यहाँ अधिक की उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा है तो उसे क्या कर देना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, उपसर्जनम पूर्वम। इसका अर्थ है समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। समास में जो उपसर्जन संज्ञक है उसका प्राक प्रयोज्यम, उसका पहले प्रयोग कर देना चाहिए। तो हम अब यहाँ क्या कर देंगे कि अधिका पूर्व में प्रयोग कर देंगे। अतः नीचे एक पंक्ति भी लिखी है वरदराजाचार्य जी द्वारा कि इत्यधेहे प्राक प्रयोग। इस नियम से उपसर्जनम पूर्वम से अधिका प्राक प्रयोग किया जाता है। तो हम इससे क्या कर देंगे? पहले प्रयोग कर देंगे, यानी कि सबसे पहले नंबर पे रख देंगे। तो हमारा जो 7वां स्टेप है, ये इसी नियम को कहता है, उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग वाले नियम। ठीक है, और ये स्टेप पूरे समास में फॉलो होगा, ये समास से प्रक्रिया वाला, ये हमेशा आपको याद रखना है। इसके अलावा तो आप समास में नहीं चल पाएंगे। और जो भी हमने स्टेप लिखे हैं वो यहीं के प्रकरण को लेकर के लिखे हैं, आप ये समझ जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया? अधि का पूर्व में प्रयोग कर दिया। ठीक है, अधि इधर आ गया और हरि उधर चला गया। अब इसके बाद वरदराचार्य जी ने क्या किया है, वो कंडीशन ये की है, वहां पर वो लिख रहे हैं सुपोलुक। सुपोलुक का मतलब है जो नी है ना, हरि के आगे इधर जो नी है, उस नी के लुक की दरअसल ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। सुपोलुक, हमने सुपोलुक को विभक्ति लोपह के नाम से पहले ही दर्शा दिया है छठे स्टेप में। ठीक है, तो यह आप उधर भी कर सकते हैं। और वैसे हमने कहा कि इसको थोड़ा प्रक्रिया वाले को देखेंगे, क्योंकि हमने टीकाकारों ने दोनों तरीके से करके दिखाया है इसको। तो चलिए, आप सबका लुक कर लेंगे, अर्थात यहाँ नी का लुक कर लेंगे, तो स्थिति आपकी क्या बचेगी? अधि हरि, ऐसी कंडीशन बचेगी। इसके बाद आपके मूल कारण एक पंक्ति दी है, माने वरदराजाचार्य जी ने क्या कहा है? एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति ही। इस पंक्ति को कहा है। तो एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम का मतलब क्या है? देखिए मित्रों, जब हमने समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा की थी, तो कंडीशन यह थी आपकी हरि नी अधि। इस स्थिति में हमने प्रातिपदिक संज्ञा की थी, यानी कि विभक्ति भी उसमें साथ में थी जब हम प्रातिपदिक संज्ञा किए थे पूर्व में समासत्वा। तो
प्रातिपदिक संज्ञा जब कृतज्ञ समासास्य द्वारा हुई वहां पर, तो विभक्ति साथ में थी। अब क्या हो गया, यहाँ विभक्ति का तो भैया लोप हो गया। कहाँ? इस कंडीशन में आते आते यहाँ अधिहरि। और क्या हो गया कि इसका जो पूंछ थी वो आगे जुड़ गई, अधि पहले चला गया है और हरि पीछे आ गए, और मतलब अदला बदली भी हो गई पदों की। तो भाई अब ये बताइए, जो प्रातिपदिक संज्ञा हमने इस कंडीशन पे की थी हरि नी अधि, वो अब रहेगी या नहीं? तो कह रहे हैं जी रहेगी। तो कैसे? उसका नियम बताया, एक देश विकृतस्य अन्यत्वा। एक नियम है कि यदि एक देश विकृत हो जाता है तो वो वस्तु अन्य के समान नहीं हो जाती। ठीक है। तो इस नियम से क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञा जो पहले थी वो अब भी मान्य होगी। तो इसलिए लिख दिया है, एक देश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिकत्वम। यहाँ तक की बात आ गई ना। ये हमने जो बात लिखी है, एक देश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिक, प्राप्त संज्ञा अभी भी वो अक्षुण्ण है, माने कि वो वहां बैठी हुई है। ठीक है। एक टीकाकार ने तो बड़े गजब के शब्द लिखे, हमें वो शब्द सुन के बड़ी ही हंसी आई और बड़े ही आनंदप्रद शब्द थे। वो लिखे हैं दादीमथ जी ने इस एक देश विकृत मनन्वत न्याय को लेकर। तो भैया हमने सोचा कि ये आपको भी दर्शा देंगे इनको। तो हमने यहाँ पर उस पुस्तक को भी लिखा रखा है, और वो है यहाँ। देखिए वो क्या लिखते हैं, ये 8वें नंबर पर उनका ये वाक्य है, एक देश विकृत मनन्यत्वात् को लेकर के, कि यथा कुक्कुरस्य पुच्छे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा अगले पेज पे चला गया। तो यथा कुक्कुरस्य पुच्छे कर्तिते, कितनी बड़ी बात लिखी है, यथा कुक्कुरस्य पुच्छे कर्तिते कर्णयो वा कर्तितयो हो, या उसके कान कतर, या कान कोई कतर दे या पूंछ कतर दे उसकी कोई, तो कुक्कुर इति नाम नो न निवृत्ति ही, उसके कुक्कुर नाम की निवृत्ति नहीं होती, मतलब वो रहता कुत्ता ही है। ऐसे ही भैया सुप विशिष्टस्य प्रातिपदिक संज्ञायाम, सुप विशिष्ट की जो आपने प्रातिपदिक संज्ञा पहले की थी, वो सुपो लुक्यपि न प्रातिपदिकत्व निवृत्ति इति भावा, वो सुप के लुक होने के बावजूद भी उस प्रातिपदिकत्व की निवृत्ति नहीं होती है। कितनी बढ़िया बात लिखी है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो वो प्रातिपदिकत्व है वो अक्षुण्ण है, वो बना हुआ है। अतः मूलकार ने पंक्ति दे दी, एक स्वादित पत्ती, हमने इसको 8वें नंबर स्टेप में लिखा है। फिर आगे वो लिख रहे हैं क्या, फिर हमें लिंग वचन विचार भी कर लेने हैं। तो लिंग के विचार के लिए तो अव्ययभावस्य नाम का एक सूत्र है द्वितीय, वो आगे आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि अब आपका जो अधिहरी शब्द है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण अब यहाँ पर सु ले आएगा, तो स्थिति हो गई अधिहरी सु। ऐसी स्थिति होने के बाद एक आपने सूत्र पढ़ा था अव्यय प्रकरण में, अव्ययी भावश्च, इस सूत्र के द्वारा हो जाती है क्या, अव्यय संज्ञा। मित्रों याद रखें, अव्ययी भावश्च नाम के 2 सूत्र हैं, एक तो अव्यय प्रकरण में निकल चुका है और एक जस्ट अव्ययी भाव में अब इससे आगे ही आने वाला सूत्र है, लेकिन दोनों के अर्थ में थोड़ा भेद है। यह जो यहाँ इस प्रकरण में आने वाला सूत्र है अव्ययी भावश्च, यह सूत्र तो नपुंसक कहता है कि ये अव्ययी भाव वाले जो समास वाले शब्द होते हैं नपुंसक लिंग हो जाते हैं, लेकिन वो जो निकल चुका सूत्र है वो अव्ययी भाव समास पठित शब्दों की अव्यय संज्ञा करता है। तो यानी कि अधिहरि यह आपका है अव्यय। क्या है ये? अव्यय। तो अव्यय होने से क्या होगा, तो लिखा है अव्ययी भावश्चैति अव्ययत्वात् सुपो लुक, सुप का लुक हो जाएगा अव्यय संज्ञा होने से। तो ठीक है, हम सुप का कर देंगे यहाँ लुक। सुप का लुक का मतलब ये सु विभक्ति जो आया है ना, इसका लुक कर देंगे। यहाँ पर ये दूसरी बार लुक शब्द आया है, सुपो लुक पहली बार में जो लुक था वो इसके नी विभक्ति के लुक की बात हो रही है, द्वितीय बार में जो आया है
तो इस सु के लुक की बात हो रही है, लुक कर दिया भैया, हटा दिया, डिलीट कर दिया उसे, तो अब क्या बन गया आपका रूप, अधिहरि ऐसा बन जाए। तो जो लिंग वचन विचार में समस्त पद से जो व्यक्ति उत्पत्ति की, उसका किसके द्वारा लोप हो गया, अव्ययदाप सुपह, इस सूत्र से इस विभक्ति का सूखा हो जाएगा लोप। अव्ययदाप सुपह का अर्थ निकल गया है, पहले ही देख लीजिएगा। तो अधिहरि बन गया ना। तो मुझे आज आपको अधिहरि तक पढ़ाना था। इस विषय में मत क्या है आपके सुधा व्याख्याकार का, वो मत भी आपको जान लेना चाहिए। और उन्होंने भैया इसके व्याख्या की है सुधा व्याख्याकार ने, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या कहा है उन्होंने। चलिए आपके सम्मुख सुधा व्याख्या को प्रकट करते हैं। चलिए, सुधा व्याख्याकार ने अव्ययी भाव के इस अधिहरि के बारे में लिखा है। ठीक है, बहुत सारी बात लिखी है। और ये हमने जो आपको बताया वो अर्थ के विषय में, और एक देश विकृत मन्यवत इसके विषय में भी उन्होंने अपने मत को दिया है। यहाँ से वो लिखते हैं कि छिन्न पुच्छे सुनी यथा स्वत्व व्यवहारो न विहन्यते तथा सुप विशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वे सुपो निवृत्तावपि प्रातिपदिकत्वम न विहन्यते इत्यर्थ। अलग अलग व्याख्याएं प्रथमावचन समास उपसर्जन को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने क्या अर्थ दिया है। हम अधिहरि की सिद्धि को देखते हैं उन्होंने कैसे की। ये लिखते हैं हरऊ इति अधिहरि, एक विग्रह लिख दिया है छोटा सा। हाँ, कह रहे अत्र हरि ङि अधि इति स्थिते अव्यम विभक्ति इति समासे और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा हो जाने के बाद अधे उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति अधीत्यस्य पूर्व निपातत्व, अधि का पूर्व निपात हो जाएगा। तदनंतर अधिहरि ङि ऐसी स्थिति होगी जैसे वरदाचार्य जी ने सिद्धि की है ना, बिल्कुल उसी तरीके से लिख रहे हैं सिद्धि। इति जाते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वे, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। शुपो धातु प्रातिपदिकेयो इति ङेर लुकी, ङी का लोप हो जाएगा इसका। और एक देश विकृतन न्याय न प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् सौ, समुदाय से सु की उत्पत्ति होगी। और अव्यय भावश्च इत्यनेन सूत्रेण अव्ययत्वात्, अव्यय भावश्च जो सूत्र आपके अव्यय प्रकरण में पढ़ा गया है वो वाला, यहाँ प्रकरण वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक द्वितीय अव्यय भावश्च सूत्र है, वो कुछ और काम करता है। तो उससे अव्यय संज्ञा हो जाएगी उस सूत्र से, अव्यय धातु सुप से सुप का लुक हो जाएगा और आपका रूप क्या बन जाएगा, अधिहरि इति रूपम सिद्धम, अधिहरि बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो मित्रों आज हमें यहीं तक पढ़ना था, सो हमने लिया है पढ़। तो अब करेंगे थोड़ा आगे की बात, लेकिन ये थोड़ा हो गए हैं गुस्सा। चलो, तो आज का यहीं तक रखते हैं पाठ, फिर आगे का फिर कल करेंगे। तो एक उदाहरण हमने विभक्ति इत्यादि विभक्ति अर्थ वाला पढ़ लिया है, आगे के उदाहरणों को कल से कंटिन्यू रखते हैं। चले तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि। प्रणाम सर। जी जी, हर हर महादेव सर।